हाँ दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी टॉप एलिमेंट्स को कवर करने के लिए अब हम जो है मेन जो क्वेश्चंस है उस फॉर्मेट को देखेंगे नोट्स में। और जो भी नोट्स है तो उसे हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स के रूप में डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी जो एलिमेंट्स है उसको कवर कर सकें। तो जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है जो भी है उसको मैं क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उसके आंसर जो है वो भी साथ में एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे क्या होता है, हम जल्दी से जल्दी एलिमेंट्स को कवर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है फर्स्ट, एक्सप्लेन द रेसिडुअल एक्सेप्टेबल एंड टॉलरेबल रिस्क। तो मैं आपको बस इन सब क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट करूंगा क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है। बहुत से पॉइंट जो है, बहुत से टॉपिक जो है वो आपकी बुकों में ही है, तो आप उसमें से भी देख सकते हो। जो क्वेश्चन है वो है रेसिडुअल क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है, टॉलरेबल रिस्क क्या है। रेसिडुअल रिस्क मींस इवन आफ्टर जितने भी कंट्रोल मेजर करने के बाद भी कुछ रिस्क आपकी साइड पे बाकी रह जाता है। जैसे कि मैंने बताया वर्क एट हाइट के केस में सेफ्टी एनालिसिस करने के बाद भी कभी कभार हो जाता है, कभी कभार रिस्क रहता है ऊपर से गिरने का, तो उसे हम लोग रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। बाकी जो रिस्क रहता है साइड पे उसे हम लोग रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। अब रेसिडुअल रिस्क के अंदर जो होता है उसमें आता है एक्सेप्टेबल रिस्क, अनएक्सेप्टेबल रिस्क एंड टॉलरेबल रिस्क। तो एक्सेप्टेबल रिस्क मींस रेसिडुअल रिस्क में कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो एक्सेप्टेबल है, कुछ उसमें रिस्क जो होता है वो लोअर होता है, लोअर रहता है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्टेबल। एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं उसके लिए एक्सेप्टेबल रिस्क के लिए वो आपने पूरा दिया होता है, आपने पूरी तरीके से दिया हुआ है एक्सेप्टेबल, तो वो एक्सेप्टेबल है ना, तो उसको हम लोग एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। एक जितने भी कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट, जितने कंट्रोल मेजर्स आप दे सकते हो वो आपने दिया हुआ है, तो उसे हम लोग एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। को आपके रिस्क सिस्टम में कंफर्म करना पड़ता है कि इट हैज टू बी कंफर्म दैट जो सिचुएशन है वो एक्सेप्टेबल है, तो उसे हम लोग एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसमें रेसिडुअल रिस्क जो होते हैं वो हाई होते हैं, बहुत हाई रहते हैं, तो उसमें क्या होता है ऐसे केसों में उसमें भी दो क्लासिफिकेशन आ जाते हैं वापस। अगर रिस्क हाई है तो भी रेसिडुअल रिस्क में टॉलरेबल रिस्क रहता है और अनएक्सेप्टेबल रिस्क रहता है। टॉलरेबल रिस्क मींस कुछ टाइम के लिए जिसको हम लोग थोड़े से टाइम के लिए अगर उसको टॉलरेट कर सकते तो हम लोग उसे टॉलरेबल रिस्क कहते हैं। अगर रिस्क लेवल बहुत हाई है, काम करने के लिए आप बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको अनएक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। दूसरा जो होता है वो व्हाट आर द कंडीशंस टू रिव्यू द रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट को रिव्यू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको कंसिडर करना पड़ता है। बहुत से कंडीशन है, जैसे प्रोसेस का चेंज हो जाना, आपके जो सब्सटेंसेस चेंज हो जाना, आपके इक्विपमेंट्स का चेंज हो जाना, आपके वर्क प्लेस का एनवायरमेंट का चेंज हो जाना, पर्सन्स अगर चेंज हो जाते, लीगल जो कंडीशंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं उससे। इस तरीके से अगर कुछ एक्सीडेंट्स हुआ तो एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के बेस पे, या फिर इंसिडेंट नियर मिस इल हेल्थ, ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स के बेस पे अगर आपको लगता है कि वो वैलिड नहीं है, तो ये सब कंडीशंस जो होता है उसमें आपको आपके रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ता है। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई यंग पर्सन कंसीडर टू बी एट हाई रिस्क। आपकी कंपनी में अगर नए बंदों को, नए और जो कम उम्र के बंदे जो होते हैं अगर आते हैं, यंग पर्सन ज्यादा, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वैसे अगर नए लोग आते हैं तो वो लोगों के लिए रिस्क हाई क्यों रहता है? उनके लिए रिस्क इसलिए हाई रहता है क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस नहीं होता है वर्क प्लेस के बारे में, कहाँ पे क्या है। उसी तरीके से फिजिकली और मेंटली वो मैच्योर नहीं होते, उनको मैच्योरिटी लेवल जो होते हैं आपके कंपेरिजन में कम होती है। उसी तरीके से उनको परसेप्शन ऑफ रिस्क, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, सेंस, आपका जो सेंस होता है वो भी उन लोगों का पुअर है, तो उनको पता नहीं रहता कौन कौन से काम में क्या क्या रिस्क कहाँ पे इन्वॉल्व है, उसके बारे में उन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं रहता। उस तरीके से ग्रुप प्रेशर भी उनके ऊपर ज्यादा आ सकता है क्योंकि वो लोग नए बंदे होते हैं। इसी तरीके से नए जो बंदे थे उनके अंदर ईगरनेस बहुत ज्यादा रहती है, उनको हमेशा काम जल्दबाजी में करने के लिए, या थोड़ा काम जो होता है, नए जो बंदे थे वो हमेशा बहुत हड़बड़ी में रहते हैं और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो थोड़ा परफेक्ट काम करे, दूसरों के सामने थोड़ा ज्यादा काम करे, तो उस हिसाब से रिस्क भी वहां पर बढ़ जाता है। और उसी तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं रहते क्योंकि वो नए होते तो उनको पता नहीं होता कहाँ पे क्या कम्युनिकेट करना करता है। ये सब रीजंस होता है जो आपको कंसीडर करने का है व्हेन द यंग पर्सन जॉइन योर कंपनी। फोर्थ जो था, व्हाट एक्शंस मैनेजमेंट नीड टू टेक इफ रिस्क इज देयर टू प्रेग्नेंट वुमन एंड कांट बी अवॉइडेड। अगर आपकी कंपनी में प्रेग्नेंट वुमन है और प्रेग्नेंट वुमन काम कर रही है तो मैनेजमेंट के साइड से क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, अगर प्रेग्नेंट वुमन आपकी कंपनी में काम कर रही है। तो ऐसे केस में जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका जो वर्क टाइम होता है वो आप वर्किंग आवर्स चेंज करना पड़ता है, ज्यादा रिस्क ना हो ऐसे
ऐसे कामों में ना लगाए, ज्यादा कामों में भी ना लगाए जिसमें रिस्क ज्यादा होता है। वर्किंग आवर्स आप लोग को चेंज करना पड़ता है उनके कंफर्टेबल के हिसाब से जो भी है। इसी तरीके से अगर बहुत रिस्क है तो उनको उस वर्क प्लेस से सस्पेंड करके दूसरे किसी कामों में भी लगा सकते हैं। तो व्हाट आर द मेजर हजार्ड्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन? अगर प्रेग्नेंट वुमन आपकी कंपनी में, तो उनके लिए क्या क्या मेजर हजार्ड्स क्या क्या? उनके लिए जो हजार्ड्स रहते हैं दोस्तों, वो होता है जैसे हजार्ड केमिकल, अगर केमिकल आपकी कंपनी में यूज हो रहा था वो उनके लिए हजार्ड हो सकता है। स्पेशली लेड जो होता है वो बहुत ही डेंजरस है। उसी तरीके से जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है, बैक्टीरिया अगर वो सब है तो वो भी इनके लिए बहुत हजार्ड है। मैनुअल हैंडलिंग नहीं कर सकते, उनको मैनुअली लिफ्ट करना ये सब बहुत मुश्किल रहता है। इसी तरीके से वाइब्रेशन वाले कामों में भी इनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा रहता है वो भी मुश्किल है। रेडिएशन जहाँ पे वो भी मुश्किल। नाइट शिफ्ट का काम भी इनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। स्ट्रेस वायलेंस जहाँ पे है वो सब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हजार्ड के रूप में माना जाता है। डिफाइन द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। डिफाइन हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या क्या है हम लोगों ने देखा। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, पीपी, ऑल वी हैव सीन। देन सेकंड, एक्सप्लेन द 4 सेफ्टी साइंस। कौन कौन विद एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोहिबिशन साइन रहता है जिसमें रेड सर्कल रहता है, सेंटर में क्रॉस किया रहता है। उसी तरीके से वार्निंग साइन रहता है ट्रायंगल येलो कलर का। उसी तरीके से मैंडेटरी एक्शन जो भी ब्लू में। उसी तरीके से सेफ कंडीशंस, फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो इतने सारे साइन बोर्ड से उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग द पीपी। एक पीपी सेलेक्ट करते समय आपको कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। तो वो तो बहुत ही सूटेबल होना चाहिए, जैसे कि सूटेबल पीपी होना चाहिए। उसी तरीके से कॉम्पिटेबल होना चाहिए, जो आदमी पहन रहा है उसको किसी भी तरीके का मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये एर्गोनॉमिक होना चाहिए। उसी तरीके से जो ओवरऑल रिस्क होना उसको ना इंक्रीज करे टोटली। उसी तरीके से जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो फिट होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से फोर्थ, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई पीपी आर कंसीडर्ड टू बी द लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल मेजर। किस लिए पीपी को लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल मेजर्स कहा जाता है। तो उसमें आपको पीपी के जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। आदमी किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है, क्या है उसके एडवांटेजेस, वो सब आपको उस रीजंस में आपको लिखना पड़ेगा। फिफ्थ जो होता है वो है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड व्हेन डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते समय क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो इंटरनल इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो वो सब आपको उसमें लिखना पड़ेगा। हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कहेंगे द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ चेंज? तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज मीन्स किस तरीके से एक प्लेस पे अगर कुछ भी चेंजेस आ जाता है, एक्टिविटीज में चेंजेस हो जाती है, या चेंजेस आने पे किस तरीके से वो अफेक्ट करता है, उस चेंज को हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे और उस इम्पैक्ट कितना होता है चेंज का। अभी चेंज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो डेली रूटीन वर्क उसको अफेक्ट नहीं करता है, बट जस्ट कंसिडर कीजिए कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे कुछ टेम्पररी वर्क हो रहा है आपके कंपनी में, कुछ भी टेम्पररी वर्क हो जाता है, जैसे कि कुछ भी अगर छोटे से एक जगह का अगर पेंटिंग करने का है या कुछ भी मेंटेनेंस वर्क होता है, तो उससे क्या होता है, उस चेंज के कारण, उस टेम्पररी वर्क या उस छोटे से टेम्पररी वर्क के कारण ही बहुत कुछ चेंजेस आप लोग फील कर सकते हो। जैसे कि उस वर्क के कारण क्या होता है, उस वर्क से कौन कौन प्रभावित होता है, वो जो काम होता है उससे वो जो लोग काम कर रहे वो उसके रिस्क में आ सकते हैं, उसके आसपास में जो लोग घूमते वो, उस बिल्डिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ, इवन कोई पब्लिक का कोई आदमी अगर उधर उस टेम्पररी वर्क के इधर आ जाता है तो वो भी उससे अफेक्टेड होता है। तो ये जो चेंज होता है इसको हम लोग जिसे कहते हैं द मैनेजमेंट ऑफ चेंज, उस चेंज को हम किस तरीके से मैनेज करें वो हम लोग इधर देखेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली किया गया उस चेंज को कैप्चर करने के लिए। उसी तरीके से कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बहुत जरूरी हो जाता है। कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है रिस्क असेसमेंट। जो इवन कोई टेम्पररी काम अगर होता है तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो ये बस थोड़ी देर के लिए, इसमें क्या है,
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी टेम्पररी वर्क भी अगर आप लोग आपके कंपनी में करते हो, ऑर्गेनाइजेशन अगर करती है, तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। मीन्स उस एरिया का, उस काम के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होना चाहिए, सेफ्टी के एस्पेक्ट से पूरी स्टडी कंप्लीटेड होनी चाहिए। उसी तरीके से कम्युनिकेशन कोऑपरेशन होना चाहिए पूरे डिपार्टमेंट के बीच में, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कंपनी के स्टाफ्स को इस बारे में पता होना चाहिए, या फिर वो जो वर्क हो रहा है उसके बारे में आपको नोटिस बोर्ड पे कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू मेक देम अवेयर। कॉम्पिटिटेंट पर्सन जो होते हैं उस काम के लिए करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बंदा कॉम्पिटिटेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, रिस्क और बढ़ जाएगा। उसी तरीके से सेग्रीगेशन, वो जो एरिया जहाँ पे काम हो रहा है उसको सेग्रीगेट कीजिए, बैरिकेड कीजिए, उसे प्रॉपर्ली सेपरेट कीजिए। अगर जैसे कि अगर पेंट का कुछ काम हो रहा है, उसके बाजू में से लोग आसपास से आते जाते, तो उस रूट को या उस पाथवे को ब्लॉक कीजिए और नया पाथवे दीजिए। तो क्या तो इससे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे लोग। उस पेंटिंग के जो हजार्ड्स होते हैं, पेंटिंग वर्क के जो हजार्ड्स होते हैं, उससे सेपरेट रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। कुछ भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे क्या है प्रोसीजर्स, क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप लोग को पता चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी अगर कुछ काम हो रहा है, कुछ भी हीट रिलेटेड, या मान लीजिए आपकी कंपनी वेल्डिंग का काम होता था, इनकेस अगर कुछ भी फायर हो जाता था तो वहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है, तो वो सब प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से वेलफेयर प्रोविजन के बारे में पूरा दिया होना चाहिए। वेलफेयर प्रोविजन, बाथरूम कहाँ पे, टॉयलेट कहाँ पे, चेंज करने के लिए वो सब दिया होना चाहिए। इसी तरह से पूरा रिव्यू होना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चेंजेस आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है या इम्प्लीमेंट किया है, जो भी चेंजेस आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया है, उसका पूरा रिव्यू लिया जाए। तो ये इस रिव्यू से क्या होता है कि फ्यूचर में जो भी ड्रॉबैक्स जो भी है उसको आप सुधार सकते हैं इसलिए।